हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनेसिस। जैसे कि हमें पता है कि नायब तहसीलदार के फॉर्म्स ऑलरेडी लगना स्टार्ट हो गए हैं और नायब तहसीलदार के सिलेबस के अंदर J&K की बहुत सारी सेक्शंस हैं। J&K का बहुत सारा सिलेबस इज गिवन, उसी J&K के सिलेबस को कवर करेंगे आज। तो दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर फॉर दी पॉलिटी और जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। अब आपको पता है कि J&K पहले स्टेट था और वो स्टेट आज की डेट में उसको तोड़ के दो यूटीज बन गई हैं, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 आज हम पढ़ेंगे। अब आपको पता है कोई भी अमेंडमेंट अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करनी है तो उस अमेंडमेंट के लिए सबसे पहले एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, और बिल जब दोनों हाउसेस से पास हो जाता है, पास होने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है एंड प्रेसिडेंट उसको जब अपने एसेंट देता है, साइन करता है, देन वो जो बिल है वो एक्ट में बदल जाता है, वो लॉ बन जाता है। तो फ्रेंड्स, आज भी बेसिकली हम कोशिश करेंगे कि अपने इस J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को क्वेश्चंस दिमाग में रख के फिर पढ़ें, क्योंकि ऐसे ये एक्ट बहुत बड़ा एक्ट है तो उसकी सारी सेक्शंस करना हमारे लिए याद रख पाना उसको पॉसिबल नहीं है। तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस जहां से आज तक JKSSB के सिलेबस में क्वेश्चंस आए हैं, एक तो वो कवर करेंगे, प्लस उसके साथ साथ और कहां प्रोबेबिलिटी है कि हम वहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नाउ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 अब ये वेरियस पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है कि वो भी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल कितने पार्ट्स हैं। नाउ इसका जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का पार्ट 1 है वो बेसिकली क्या कहता है, पार्ट 1 इज प्रीलिमिनरी, मतलब उसके अंदर दो सेक्शन है, वन इज शॉर्ट, सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल और सेक्शन 2 दैट इज डेफिनेशन। अब ये जो टाइटल है ये क्या है, टाइटल इज J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, दिस इज द टाइटल। सेक्शन 1 डील्स विद टाइटल, सेक्शन 2 इज डेफिनेशन। अब किसकी डेफिनेशन, आप जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे फॉर एग्जांपल पार्ट 3 जब आप स्टार्ट करते हो तो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर स्टार्ट होता है। अब फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक दिए हुए हैं। नाउ वहां पे जो आर्टिकल 12 है वो क्या कहता है, आर्टिकल 12 डिफाइन करता है स्टेट को, क्योंकि बेसिकली आपके जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, ज्यादातर फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट। नाउ अब अगर राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट तो स्टेट क्या है, तो इसीलिए पहला जो आर्टिकल है आर्टिकल 12 वो डिफाइन करता है कि व्हाट इज स्टेट। इसी तरह से आप यहां पे सेक्शन 2 जो डेफिनेशन देख रहे हो, तो फॉर एग्जांपल हम जितनी भी चीजें नीचे पढ़ेंगे जैसे अटॉर्नी जनरल, नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अटॉर्नी जनरल, हु इज अटॉर्नी जनरल, तो ये जो सेक्शन है ये उसको डिफाइन करती है। जैसे फॉर एग्जांपल लेफ्टिनेंट गवर्नर, अब ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ये कौन है, इसकी डेफिनेशन क्या है। सो इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन क्या है, तो ये बेसिकली सारी चीजों को डिफाइन करता है। सो सेक्शन 2 जो बेसिकली आपकी डील करती है विद डेफिनेशंस। अब पार्ट 2 जो है वो इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 इज बेसिकली रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब अर्स्टवाइल हमारी 2019 से पहले हमारी ये स्टेट थी, जब ये एक्ट लागू हुआ, अब एक्ट के लागू होने के बाद जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी दैट वाज बाइफरकेटेड इनटू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। अब हम बात कर रहे थे बिल की कि बेसिकली इसकी शुरुआत कैसे हुई, एक्चुअली प्रोसीजर क्या फॉलो किया गया। नाउ एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया कि हमें बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज करना है। अब ये बिल जो है ये फर्स्ट टाइम कौन से हाउस में, पहले कौन से हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ, तो दैट इज इन राज्यसभा। तो पहले 5th ऑफ अगस्त को ये जो बिल था
5th ऑफ अगस्त 2019 को दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, इसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इज हु इंट्रोड्यूस्ड दिस बिल। नाउ इसको इंट्रोड्यूस किसने किया, तो हमें पता है कि यार ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इसको राज्यसभा में 5th ऑफ अगस्त को इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद सेम डे वोटिंग हुई और सेम डे में ही बिल राज्यसभा से पास हो गया। सेकेंड डे दैट इज 6th ऑफ अगस्त, 6th अगस्त को ये जो बिल था दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। अगेन हमारे जो होम मिनिस्टर थे अमित शाह, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इसको लोकसभा में 6 अगस्त को, और सेम डे पे लोकसभा से भी वोटिंग के बाद ये बिल जो है वो पास हो गया। उसके बाद ये बिल जो गया प्रेसिडेंट के पास गया फॉर हिज असेंट। अब आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हो कि हु वॉज द प्रेसिडेंट जिन्होंने इस बिल को असेंट दी थी और एक्ट बनाया था। सो कौन थे वो प्रेसिडेंट उस टाइम पे। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट जो हमारे पास है दैट इज 9th ऑफ अगस्त 2019, जब प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट दी और ये जो बिल था ये बिल अब एक्ट बन गया, ये बिल लॉ बन गया। सो 9th अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट गेव दी असेंट। अब प्रेसिडेंट की असेंट देने के बाद क्या यह बिल सेम डे पे लागू हो गया, तो इसके लिए थोड़ा सा पहले पीछे चलते हैं। हमें पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन हमने 2 महीने वेट किया 26 जनवरी 1950 का। 26 जन 1950 को हमने बेसिकली उस बिल को उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया, इनैक्ट किया। अब व्हाट इज द इनैक्टमेंट डेट ऑफ दिस जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, सो दैट इज 31st ऑफ अक्टूबर 2019। इस दिन क्या हुआ, इनैक्टमेंट हुई, इनैक्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इनैक्टमेंट मतलब ये 31 अक्टूबर 2019 को लागू कर दिया गया। अब जैसे ही लागू हुआ उसके बाद जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट थी वो स्टेट अब बाइफरकेटेड इनटू 2 डिफरेंट यूटीज। अभी देखेंगे ये दोनों यूटीज का सिग्निफिकेंस और इसमें इंपॉर्टेंट क्या चेंजेस आई। अब हमें ये पार्ट सेकंड की सेक्शन 3 कहती है फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर, और सेक्शन 4 कहती है फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, हमें पता है कि जब हमारी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हुआ करती थी उस टाइम पे यहां पे जो हमारा लेजिस्लेचर था उसमें 2 हाउसेज हुआ करते थे, 2 हाउसेज हुआ करते थे। वन इज लेजिस्लेटिव असेंबली एंड सेकेंड इज लेजिस्लेटिव काउंसिल। बाइकैमरलिज्म हुआ करता था यहां पे, जैसे पार्लियामेंट के अंदर वी हैव 2 हाउसेज, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। अब यहां पे भी स्टेट में हुआ करता था, लेकिन जब यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या यूटी ऑफ लद्दाख बनी तो लद्दाख को लेजिस्लेचर नहीं दिया गया। लद्दाख के पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के पास अपनी लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेचर के इलेक्शंस हुए और हमने अपने मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली को चुन के वहां पे लेजिस्लेचर में बैठने के लिए भेजा। नाउ फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर, सो ये 2 सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। 3 डील्स विद विदाउट लेजिस्लेचर लद्दाख एंड 4 डील्स विद जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर। अब सेक्शन 5 क्या कहती है, गवर्नर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बी कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब ये क्या है, बेसिकली वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर के जो भी अभी प्रेजेंटली गवर्नर हैं ये कॉमन गवर्नर होंगे दोनों के, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के भी और यूटी ऑफ लद्दाख के भी। बट कितनी देर के लिए, तो आगे ये फर्दर एक्सप्लेन करता है, कहता है कि टू बी कॉमन गवर्नर फॉर अ टाइम एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रेसिडेंट।
तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जब तक लगेगा कि इस टाइम तक ये कॉमन गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर रहने चाहिए, तब तक। सो इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट कि मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड के लिए रह सकते हैं। हमने देखा था मुर्मू साहब आए थे, वो बने थे, उसके बाद अब तो अलग अलग हो गए हुए हैं। नाउ यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि हु इज द प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, वो सबको पता है, बट हु इज प्रेजेंटली द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख, ये आप कमेंट सेक्शन में बता देना। नाउ सेक्शन 6 वेरी इंपॉर्टेंट, अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब, अब आपको यह पता होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट शेड्यूल है वो क्या कहता है। उसमें आपको पता है कि नेम ऑफ द स्टेट्स एंड नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड इट्स टेरिटरीज दी हुई हैं कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी स्टेट हैं, कौन कौन सी यूटीज हैं और उनकी टेरिटरी कितनी है, एक्सटेंट ऑफ टेरिटरी कितना है। अब मुझे एक बात बताओ कि जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हो गया तो क्या उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बची? नहीं बची। तो फर्स्ट शेड्यूल में तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का नाम लिखा हुआ होगा। सो एक एंट्री 15 थी शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उस एंट्री 15 में जहां जम्मू एंड कश्मीर एज अ स्टेट गिवन था, उस एंट्री को डिलीट कर दिया और उसकी जगह पे बाद में यूटी। तो हमने बेसिकली हमें अब अमेंडमेंट करनी, हमने सिर्फ ऐसा नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू कर दिया तो उसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट नहीं करनी पड़ेगी। जहां जहां पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा, इसको लागू करने के लिए जहां जहां पे इसका इंपैक्ट होगा, वो सारी चीजें हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी अमेंड करनी पड़ेंगी। तो सेक्शन 6 यही कहती है कि आपको फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे नेम ऑफ द स्टेट्स एंड नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरीज दी हुई है, उसकी अमेंडमेंट करनी है। सो अगर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे कि सेक्शन 6 क्या है या फिर फर्स्ट शेड्यूल की अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो दैट इज सेक्शन 6। नाउ दिस सेक्शन सेविंग पावर्स ऑफ द गवर्नर, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। हम डायरेक्टली चलते हैं पार्ट 3 के ऊपर। व्हाट इज पार्ट 3? ये बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट 3, जो बेसिकली बात करता है रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर। रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर कहां पे? पहले ये बात कर रहा है काउंसिल ऑफ स्टेट्स की। हमें पता है कि पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउसेज हैं। वन इज लोकसभा, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपल, और दूसरा हाउस इज राज्यसभा, जिसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो आपका जो पार्ट 3 सेक्शन 8 बात कर रही है, दैट इज कि J&K यूनियन टेरिटरी की और लद्दाख यूनियन टेरिटरी की कितनी रिप्रेजेंटेशन होगी, कहां पे? पहले काउंसिल ऑफ स्टेट में। आप मुझे एक चीज बताओ, जम्मू एंड कश्मीर जब स्टेट थी और लद्दाख इसी का पार्ट था, उस टाइम पे राज्यसभा के अंदर जम्मू एंड कश्मीर की कितनी सीट्स हुआ करती थी? सो हमें पता है कि जम्मू एंड कश्मीर की सीट्स जो राज्यसभा के अंदर थी वो थी 4। अब ये 4 थी, लेकिन एरिया तो अब कम हो गया, लद्दाख अलग हो गया, तो क्या इस सीट शेयरिंग में कोई फर्क पड़ा? सो जम्मू अमेंडमेंट ऑफ द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं कि प्रेजेंटली जम्मू एंड कश्मीर की राज्यसभा के अंदर अभी भी 4 सीटें हैं, लेकिन लद्दाख को कोई सीट नहीं दी गई, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई। कहां पे? लेजिस्लेचर में। कहां पे? काउंसिल ऑफ स्टेट्स में। राज्यसभा के अंदर लद्दाख हैज नो रिप्रेजेंटेशन। आप मुझे कमेंट करके एक चीज बता सकते हो कि कौन सी अदर यूनियन टेरिटरीज हैं जिनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है राज्यसभा के अंदर? विच आर अदर यूनियन टेरिटरीज those who have no representation in the राज्यसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब एलोकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स, तो हमें पता चल गया कि लद्दाख की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है और जम्मू एंड कश्मीर के 4 रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो राज्यसभा में बैठेंगे। अब हाउस ऑफ द पीपल, तो सेक्शन 10 जो है वो बताती है रिप्रेजेंटेशन इन द हाउस ऑफ द पीपल। बट इसको समझने के लिए पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जब स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी तो उस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में लोकसभा के अंदर हमारे कितने मेंबर्स थे जब लद्दाख भी जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था?
तो हमें पता है कि उस टाइम पे हमारे 6 रिप्रेजेंटेटिव्स लोकसभा में बैठते थे, 6 सीट्स थी हमारी। कहां? जम्मू के अंदर 2, कश्मीर के अंदर 3 और 1 लेह वाली। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के लागू होने के बाद क्या इसमें कोई चेंज आई? तो यस, देयर इज अ चेंज। अब जम्मू एंड कश्मीर की जो यूटी है उसकी 5 सीट्स हैं और 1 सीट जो है लोकसभा के अंदर वो लद्दाख को दी गई है, लेह को दी गई है। सो अब चेंजेस आ गई। अब मुझे एक चीज बताओ कि हम ये भी पढ़ते हैं, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 4th शेड्यूल भी पढ़ते हैं। अब यहां पे सीट्स तो अलग, पहले हमारे पास लोकसभा के, राज्यसभा के अंदर लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर का इनकी कॉमन 4 सीट्स थी। अब 4 सीट्स तो यहां हो गई, लद्दाख के पास कोई सीट नहीं है। तो हमें 4th शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके अंदर भी अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। अब 4th शेड्यूल कहता क्या है? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन दी राज्यसभा। तो हमें 4th शेड्यूल को भी अब अमेंड करना है। तो यही बात बेसिकली यहां पे अमेंडमेंट ऑफ द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्शन 10 रिप्रेजेंटेशन इन द हाउस ऑफ द पीपल। 11 delimitation of parliamentary constituencies order. Now what is delimitation commission? delimitation commission क्या होता है? delimit मतलब डिलिमिट करना, जो लिमिट्स थी उसको दोबारा एक बार रीड्रॉ करना। सो रीड्रॉइंग ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हमें पता है कि 2020 के अंदर J&K में एक डिलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट हुआ था, जिसको यह काम दिया गया था कि आप एक बार स्टडी करो कि क्या जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज और जो स्टेट लेजिस्लेचर की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको रीड्रॉ किया जा सकता है और कितनी सीट्स बढ़ सकती हैं, कम हो सकती हैं। ये जो सारा काम है लेजिस्लेचर की सीट्स को बनाना, इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, नई सीट्स क्रिएट करना, ये सारा काम कौन करता है? डिलिमिटेशन कमीशन। अब ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है, कुछ तो फैक्टर्स होते होंगे जिन फैक्टर्स के ऊपर ये बेसिकली अपनी नई रिकमेंडेशंस देता होगा कि जम्मू के अंदर सपोज 5 सीटें इंक्रीज कर दो। अब क्या, किस बेसिस के ऊपर कर दो? तो वन ऑफ द प्राइमरी फैक्टर जो डिलिमिटेशन कमीशन लेता है दैट इज पॉपुलेशन एंड सेकेंड इज एरिया। अब पॉपुलेशन कैसे? हमें पता है कि हर 5-10 साल के बाद पॉपुलेशन एरिया की चेंज होती है। अब चेंज कैसे होती है? या तो वहां पे इन माइग्रेशन होगी या वहां से आउट माइग्रेशन होगी। अब इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यूजुअली माइग्रेशन जो है वो हिली एरियाज से प्लेन एरियाज की तरफ होती है। अब जम्मू, अगर हम ऐसे लॉजिकली देखें तो जम्मू की पॉपुलेशन पिछले 10 साल में बढ़ी होगी या कुपवाड़ा की पॉपुलेशन बढ़ी होगी या श्रीनगर की पॉपुलेशन बढ़ी होगी। अब ये जो पॉपुलेशन बढ़ी है, कम हुई है, ये जो डेमोग्राफी का सारा एनालिसिस है, ये बेसिकली कौन करता है? ये करता है सेंसस। तो हमारे पास में सेंसस 2011 की रिपोर्ट थी, जिस रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर हमें यह पता था कि पॉपुलेशन किस तरह से चेंज हुई है। अब कई जगह पे क्या होता है कि पॉपुलेशन तो कम होती है लेकिन एरिया बहुत ज्यादा होता है। जैसे लेह, अगर आप लेह की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का एरिया देखोगे और अभी जम्मू राजौरी सीट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया देखोगे तो लेह का एरिया बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू जम्मू राजौरी पार्लियामेंट्री सीट। पहले ये जम्मू पुंछ पार्लियामेंट्री सीट होती थी, अभी हमने राजौरी में इसको काट दिया और जम्मू राजौरी एक नई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है। अगेन किसकी रिकमेंडेशन, किसकी रिपोर्ट के ऊपर? डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर। हमें पता है डिलिमिटेशन कमीशन जब आया था तो उसने J&K लेजिस्लेचर की कितनी सीट्स इंक्रीज की? उसने 7 सीट्स इंक्रीज की, 107 से नाउ वी हैव 114 सीट्स इन द लेजिस्लेचर, जिनमें से 24 सीट्स जो हैं वो बेसिकली वेकेंट रखी हुई हैं हमने पीओके के लिए, और 90 सीट्स की हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है। 24 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर दी पीओके। तो अब ये जो 107 से 114 हुई, नई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी, कौन सी? राजौरी से लेके अनंतनाग वाला एरिया ऐड करके उसके साथ एक नई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये सारा काम किसने किया? ये सारा काम
डिलिमिटेशन कमीशन ने किया। नाउ यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ this delimitation commission which was set up in Jammu and Kashmir in the year 2020। उसके चेयरमैन कौन थे डिलिमिटेशन कमीशन के। अब हम आगे चलते हैं, Lieutenant Governor and the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir। Now this section 13 is very very important, जो बात करती है आर्टिकल 239 के एप्लीकेबिलिटी की J&K में। नाउ दिस 239A दिस टेल्स अस कि व्हाट इज द गवर्नेंस मॉडल ऑफ पुडुचेरी। पुडुचेरी किस गवर्नेंस मॉडल के तहत चलेगी, वहां पे किसके पास क्या पावर्स होंगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास क्या पावर है, पुडुचेरी के रिलेशन में प्रेसिडेंट के पास क्या पावर। तो जिस मॉडल के ऊपर पुडुचेरी चल रही थी आज तक 239A के अंडर, वही सेम आर्टिकल 239A नाउ अप्लाइज टू J&K, नाउ एक्सटेंडेड टू J&K। अब J&K भी जो है वो पुडुचेरी के मॉडल के ऊपर ही होगा विद लेजिस्लेचर, इसकी अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। सो सेक्शन 13 याद रखना, सेक्शन 13 इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। नाउ 14 लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इट्स कंपोजिशन। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि लेजिस्लेटिव असेंबली की कंपोजिशन क्या रहेगी। पहले कंपोजिशन कम थी, डिलिमिटेशन के बाद इंक्रीज हो गई, जस्ट हमने सारा ये डिस्कस किया है। सो सेक्शन 14 जो है वो बात कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसकी कंपोजिशन क्या होगी। तो जितने नंबर्स मैंने अभी आपको बताए हैं दैट वाज द कंपोजिशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन, सेक्शन 15। अब सेक्शन 15 बेसिकली कहती क्या है, व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन। तो कहता है कि इफ Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir thinks that the women are inadequately represented in the legislature, अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को यह लगता है कि विमेन की जो रिप्रेजेंटेशन है लेजिस्लेचर के अंदर वो इनएडुकेट है, अब प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन विमेन को नहीं मिली है, तो दिस इज द पावर ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर कि ही और शी कैन नॉमिनेट 2 विमेन इन द लेजिस्लेचर। तो कितनी विमेन को नॉमिनेट कर सकता है लेफ्टिनेंट गवर्नर? 2 विमेन को नॉमिनेट कर सकता है। अगेन जो आपको क्वेश्चन आएगा दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इज गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। सो सेक्शन 15। और अगर वो ऐसे पूछ लेता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैन नॉमिनेट हाउ मेनी विमेन, तो अगेन आंसर इज 2। अब 16 क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब क्वालिफिकेशन यूजुअली वही होती है, ही और शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट ऑफ अनसाउंड माइंड। लेकिन जो वेरी इंपॉर्टेंट जो इसमें आपको एक क्वालिफिकेशन याद रखनी है कि व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो दैट इज 25 ईयर्स। ये एक एलिजिबिलिटी आपको याद रखनी है, बाकी वो सारी सेम ही रहती हैं, जो आपने जहां जिसकी एलिजिबिलिटी पढ़ी है वो वही रहती है। बट यहां पे मिनिमम एज जहां पे डिफरेंस होगा, मिनिमम एज इज 25 ईयर्स टू बिकम द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर। सेक्शन 17 ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अब मैं 17 को तो एक्सप्लेन कर दूंगा, बट कमेंट सेक्शन में आपको बताना पड़ेगा कि जब स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी उस टाइम पे हमारी लेजिस्लेचर की जो ड्यूरेशन थी वो क्या थी। अभी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब इंप्लीमेंट हुआ उसके बाद नाउ द ड्यूरेशन इज 5 ईयर्स, लेकिन आपको बताना है पहले कितनी थी। तो ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज 5 ईयर्स। Section 18 sessions of the legislative assembly, prorogation, dissolution, this you can leave, not very important. Again speaker and deputy speaker of legislative assembly, तो आपको पता है वहां पे भी लोकसभा के अंदर स्पीकर, पहले भी हमारे स्पीकर हुआ करते थे, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस आर वेरी लेस। बस आपको यह पता होना चाहिए कि हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द
लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्पीकर जो होता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, उसकी एब्सेंस में डेप्यूटी स्पीकर होता है। सो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, दिस यू कैन लीव। स्पेशल एड्रेस बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशल एड्रेस बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर टू लेजिस्लेटिव असेंबली। अब जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप एक चीज पढ़ते हो कि जो भी फाइनेंशियल ईयर, जब भी नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो उसका जो पहला सेशन होता है, वो पहला सेशन एड्रेस कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जब भी 5 साल के बाद जनरल इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस होने के बाद जो फर्स्ट सेशन होता है नई लोकसभा का, उसको एड्रेस कौन करता है? अगेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सेम अप्लाइज टू जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेचर। जो भी हर साल पहला सेशन होगा, उस पहले सेशन को एड्रेस कौन करेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर। और हर 5 साल के बाद जब जनरल इलेक्शंस होंगे, उन जनरल इलेक्शंस के बाद भी जो पहला सेशन होगा, उस सेशन को भी एड्रेस कौन करेगा? अगेन योर लेफ्टिनेंट गवर्नर। राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स, दिस यू कैन लीव, क्योंकि बेसिकली आपको यह समझना पड़ेगा कि अब 103 सेक्शंस तो आप याद नहीं रख सकते, लेकिन कौन सी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिनको हमें, जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। नाउ सेक्शन 23, राइट्स ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिस यू कैन लीव। ओथ और एफर्मेशन बाय मेंबर्स, सेक्शन 24 आप याद रख सकते हैं, ओथ और एफर्मेशन बाय मेंबर्स। अब कोई भी मेंबर तब तक लेजिस्लेचर को ज्वाइन नहीं कर सकता जब तक वो पहले शपथ नहीं ले लेगा, ओथ नहीं ले लेगा। सो दैट इज ओथ और एफर्मेशन। सो ओथ और एफर्मेशन बाय मेंबर्स। अब जो स्टेट जो हमारी लेजिस्लेचर है जम्मू एंड कश्मीर की, यूटी की, इसकी जो ओथ है, इसको कौन प्रिसाइड करता है? किसके सामने ओथ ली जाएगी? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होंगे वो अपनी ओथ लेंगे किसके सामने? लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने। वोटिंग इन असेंबली, दिस यू कैन लीव। 26 यू कैन लीव। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, किन ग्राउंड्स के ऊपर यू कैन बी डिस्क्वालिफाइड? तो ये वही सेम ग्राउंड्स हैं जहां पे जैसे हमारे एमपीज जिन ग्राउंड्स के ऊपर डिस्क्वालीफाई होते हैं, सो ये आप छोड़ सकते हो। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। नाउ व्हाट इज दिस डिफेक्शन? तो आपको पता है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हो, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एंटी डिफेक्शन लॉ? नाउ व्हाट इज दिस एंटी डिफेक्शन लॉ? एंटी डिफेक्शन लॉ बेसिकली लाया गया था टू स्टॉप दिस आया राम गया राम की पॉलिटिक्स। तो हमारे बेसिकली होता क्या था, आपने एक पार्टी से इलेक्शन लड़ा, वहां से उसको छोड़ दिया, किसी ना किसी लालच में कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली, तो आप बेसिकली डिफेक्शंस क्रिएट करने की कोशिश करते हो। खरीद फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग, ये सारी चीजें, दिस कम्स अंडर योर डिफेक्शन लॉ। तो विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एंटी डिफेक्शन लॉ? ये आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। नाउ 28, 29 are not important. Extent of legislative powers not important. Exemption, inconsistency, special provisions of financial bill not important. Now yes, इसके बाद जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, that comes from section 41, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आपको एक चीज पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आप कॉमनली यूज्ड वर्ड जो आप सुनते हो, दैट इज बजट। लेकिन बजट नाम का कोई भी वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। वर्ड इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बजट, बट जो वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूज है, सेम वे में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर जो वर्ड यूज है फॉर बजट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देन प्रोसीजर, अप्रोप्रिएशन, वोट्स ऑन अकाउंट, रूल्स ऑफ प्रोसीजर। उसके बाद सेक्शन 47
जो आजकल बेसिकली नायब तहसीलदार में उर्दू इंट्रोड्यूस होने की वजह से अगेन एक बार डिस्कशन भी है, कंट्रोवर्सी भी चल रही है। तो सेक्शन 47 डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेजेस। जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी होंगी? सो दिस प्रोविजन इज गिवन इन 47। हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर देयर? टोटल कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? अगेन आपको यह बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। और इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि अगर एक लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया तो बाकी के स्टूडेंट्स जिनको उर्दू नहीं आती वो भी इस चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक लैंग्वेज के ऊपर क्यों आप राइट टू इक्वालिटी क्या वायलेट हो रहा है, नहीं हो रहा है? सो ऑल दिस इज कंट्रोवर्सी और ये डिबेट का पार्ट है। वी विल नॉट गो इनटू दिस डिबेट। Then section 50, courts not to inquire into proceedings of legislative assembly। तो कोर्ट्स के लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं कि लेजिस्लेचर के अंदर जो भी बिजनेस चल रहा है, जो भी कंडक्ट, जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, किसी ने उसमें कुछ भी कहा बट ये उनकी प्रिविलेज होती है। सो हम पार्लियामेंट के अंदर भी पढ़ते हैं कि बीइंग अ मेंबर पार्लियामेंट यू हैव पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। अब ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं ये किस आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है? तो ये दो तरह की होती हैं। वन इज इंडिविजुअल प्रिविलेज एंड सेकंड इज कलेक्टिव प्रिविलेज। आप मेंबर पार्लियामेंट हो तो कुछ आपकी इंडिविजुअल प्रिविलेजेस हैं और कुछ पूरे हाउस की एज अ होल कलेक्टिव प्रिविलेजेस होती हैं। तो 194 आपको पता है कि डील्स विद पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। नाउ Secretariat of the Legislative Power not important. Council of Ministers for the Union Territory of Jammu and Kashmir Section 53 is very important. Council of Ministers की बात कर रहा है। Now Council of Ministers, अब एक तो लेजिस्लेचर के अंदर सारे हमारे एमएलएस गए, अब हाउ मेनी आउट ऑफ देम कैन बिकम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? तो रूल इज, ये सेक्शन 53 कहती है कि 1/10 कैन बिकम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ होगी असेंबली की उसके 1/10 जो है वो ही मैक्सिमम इज 1/10, उतने ही मिनिस्टर हो सकते हैं। नाउ आगे चलें तो वी हैव सेक्शन 56 ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट्स द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर एटसेट्रा। तो आपको पता है जैसे इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कि उसको सारी की सारी रिपोर्ट्स अपनी किसको देनी होती हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देनी होती हैं। इसी तरह से स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर भी चीफ मिनिस्टर की यह ड्यूटी है कि उसको सारी की सारी रिपोर्ट्स, जितने भी मेजर पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो सारे के सारे बेसिकली उसको किसको बताने हैं, किसकी नोटिफिकेशन में लाने हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर की। और आज इस एक्ट को हम यहीं तक पढ़ेंगे। पार्ट 2 में बेसिकली हमारा जो सेक्शन 57 से लेके टोटल सेक्शंस कितनी हैं? 103। तो सेक्शन 57 से लेके सेक्शन 103 तक उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी वो आपको बतानी है। तब तक यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि हाउ मेनी टोटल पार्ट्स आर देयर इन द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। टोटल पार्ट्स कितने हैं और टोटल शेड्यूल्स कितने हैं, टोटल सेक्शंस कितनी है, ये मैंने आपको बता दी। नाउ टोटल पार्ट्स और टोटल शेड्यूल्स आपको बताने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा कि टोटल पार्ट्स एंड टोटल शेड्यूल कितने हैं। थैंक यू।